हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय और आई वेलकम वंस अगेंस्ट टू संजय सर ऑनलाइन क्लासेस। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दैट इज ऑन यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। तो हम लोग यहाँ पे आज जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक यूनाइटेड नेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी, रेलवे और एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग के लिए पुटअप होता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं ओवरव्यू है क्या चीज़ें, और फिर इसके हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि इसके प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है क्या। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था वो हमारे पास क्या था, पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका जो मेन मकसद था वो ये चीज़ था। ठीक। और ये जो है जब ये बना था तब कितनी कंट्रीज ने इसमें साइन किया था, कितने इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो ओरिजिनली जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उस समय यूएन में वो 51 थे। वैसे देखा जाए तो 50 कंट्री ने ही मीट किया था, और जो एक कंट्री थी वो थी हमारे पास पोलैंड, उसने बाद में साइन किया था तो 51 हो गई थी। और प्रेजेंट टाइम पे 193 इसके अंदर मेंबर हैं। तो अभी तक 192 थे, और 2011 में जो 193 नंबर का जो मेंबरशिप ली है वो है साउथ सूडान। और साउथ सूडान कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है अफ्रीका में। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे सामने जो है यूनाइटेड नेशन, ये रहा आपके सामने यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। और ये एक एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आगे क्या लिखा है मैंने, फाउंडेड इन 1945 with the purpose to maintain peace and security, to promote economic and social development और टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। मतलब क्या है कि जब ये 1945 में बनाया गया तो इसका जो मेन पर्पस था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस यूएन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो आगे क्या लिखा है, ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर जो है यूएन के वो है 51, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास न मेंबर इसके कितने, 193 है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी, जो कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन। हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री से डीपली पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन जब बना तो उसका जो नेम मतलब दिया था जिसने, वो थे यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोसेवल्ट। तो ये हमारे पास डिवाइस द नेम यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन इन्हीं की वजह से, मतलब जब ये बना तो हमारे पास यूएस के प्रेसिडेंट, सबसे पहले पूछ लेते यूनाइटेड नेशन बना तो हमारे पास यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इनका नाम दिया यूनाइटेड नेशन। तो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोसेवेल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ 1 जनवरी 1945 42 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद 1 जनवरी 1942 को यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया था कि यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए। ठीक। और आगे देखते हैं इसके बारे में, जो थर्ड पॉइंट है वो है यूएन लोगो। तो यूएन का जो लोगो है तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पिक ये रही इसकी पिक। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन है उसका ये इसका फ्लैग भी बोला जाता है। तो इसको डिजाइन किसने किया, तो डिजाइन करने वाली जो टीम थी, क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ द डिजाइनर इन 1945 में क्रिएट करने वाली जो टीम थी उसका नाम था बाय ओलिवर लिंकन लंक्विस्ट, इनका नाम था। तो ये जो हमारे पास जो टीम थी इसका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है यूएन का जो फ्लैग है उसको बनाने वाली टीम का क्या नाम है। तो वो क्या नाम है, ओलिवर लिंकन लंक्विस्ट, ये हमारे पास इसका नाम है। आगे जो अगला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कभी कभी पूछा जाता है यूएन के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं। और कभी कभी आप लोग के सामने जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या बताया जाएगा, ये देखिए। तो ये पूछा जाएगा कि तीन इसमें से, इन्हीं 6 में से 3 को उस प्लेस पर रख दिया जाएगा ऑप्शन में, और फोर्थ वाले प्लेस पे कोई एक अदर लैंग्वेज रख दी जाएगी। और पूछा जाएगा इनमें से बताइए कि यूएन में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं अगर ये आप लोग को 6 याद है। तो कौन कौन सी देयर है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन,
नेमली चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। जो अरेबिक है वो लैंग्वेज बाद में जुड़ी है। कब जुड़ी है उसके बारे में देखते हैं। अरेबिक वाज एडेड बाय द जनरल असेंबली इन 1973। तो जनरल असेंबली का जब सेशन हुआ था 1973 में, तब ये इसको ऐड किया था अरेबिक को। एंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल इन 1982, सिक्योरिटी काउंसिल 1982 के तहत। तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इन 1945 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज। तो 50 कंट्रियों ने इसमें मीट करी थी। इन क्योंकि जो पोलैंड है वो हमारे पास 51 कंट्री, उसने बाद में साइन किया, सबसे पहले 50 कंट्रियों ने साइन कर दिया था। मेट इन सैन फ्रांसिस्को एट द यूनाइटेड नेशन। तो कभी पूछा जाता है कि जो 50 कंट्री रिप्रेजेंट हुई थी वो कहाँ पे मिली थी, तो उसका आंसर होगा हमारे पास सेंट फ्रांसिस्को एट द यूनाइटेड नेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉ अप द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हुआ था। उस साइन में हमारे पास जो जगह का नाम पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को एट द यूनाइटेड नेशन। कंट्री कितनी उसके अंदर थी उस समय रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे आप बता सकते हो 50 कंट्रीज थी। तो ये हो गया हमारे पास अगला पॉइंट। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इस टॉपिक का जो जो हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ 24 अक्टूबर 1945, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन बना, तो कभी कभी मंथ वाइज भी पूछ लेता तो उसमें हमारे पास आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। और कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर, मतलब कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द चार्टर हैड बीन रेटिफाइड बाय। तो देखो चार्टर जो साइन हुआ 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के लिए, तो वहां पे देखो कौन कौन सी कंट्री हमारे पास जिसने साइन करी थी, मेजोरिटी किसकी ज्यादा थी। तो देखिए, व्हेन द चार्टर हैड बीन रेटिफाइड बाय चाइना, फ्रांस, द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द मेजोरिटी ऑफ द अदर सिग्नेचरी। तो हमारे पास देखो जिन्होंने साइन किया था वो हमारे पास ये जो थी, ये हमारे पास मतलब कि ज्यादा हमारे पास इनकी जो डिमांड थी वो ज्यादा थी, और ये जो कंट्रीज हैं ये सबसे पहले आई हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन आर 51। तो देखो अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है तो 50 कंट्री में आप आंसर लगाएंगे, और ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर्स की बात करेंगे, जब फाउंड हुआ था तब कितनी कंट्री थी, तो 51 लगाएंगे। क्योंकि अभी हमने आप लोग को बताया कि जो पोलैंड था, पोलैंड साइंड इट लेटर बट इज कंसीडर्ड एज ओरिजिनल मेंबर। तो इसका जो ओरिजिनल जब कंसीडर कर लेगा ये भी ओरिजिनल मेंबर है इसका, तब उसने साइन किया। और एक क्वेश्चन और आता है, क्या इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर इन यूएन। तो ये हमारे पास हिस्ट्री थोड़ी सी थी, और इसके बाद अभी थोड़ी सी और देखते हैं। आगे देखते हैं इसी टॉपिक पर उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए इसमें एक जो मैंने पॉइंट लिखा था, फॉर रनर ऑफ यूएन वाज द लीग ऑफ नेशन। तो देखिए जब यूनाइटेड नेशन नहीं बना तो उससे पहले इसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो द लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये हमारे पास अगर स्टैब्लिश पूछा जाए कि द लीग ऑफ नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन बनने से पहले द लीग ऑफ नेशन था, तो स्टैब्लिश कब हुआ? 1990 का आंसर होगा, और इस पे आप लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द लीग ऑफ नेशन सीज्ड इट एक्टिविटीज आफ्टर फेलिंग द प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इसने अपने अपनी अलग अलग जो कंडीशंस थी और जो जो इसने यहाँ पे सेशन इसने अलग अलग लगाए द लीग ऑफ नेशन ने, तो उसमें इसको जो इसकी वहाँ की जो एक्टिविटीज थी वो एक्टिविटीज पे कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से इसने क्या करा, अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको सीज कर दिया आफ्टर फेलिंग द प्रिवेंट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये फेल हो गई थी अपनी जो इसने जो भी स्कीम वगैरह चलाई थी, तो इसके बाद ही यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। तो ये था हमारे पास कुछ हिस्ट्री यूनाइटेड नेशन की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चार्टर जब स्टैब्लिश हुआ तो वहां पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से थे इसके यूएन के। तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ऑफ द यूएन। तो चार्टर स्टैब्लिश 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अ यूएन। तो देखिए ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसी के अंदर की डिटेलिंग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है द जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं आम सभा। सेकंड नंबर है द सिक्योरिटी काउंसिल, और थर्ड वन है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फोर्थ नंबर है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और फिफ्थ नंबर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आईसीजे भी बोलते हैं। और लास्ट वन है सेक्रेटरिस्ट। और चलिए अब ये हमारे पास 6 हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है। तो जनरल असेंबली को क्या बोलते हैं? आम सभा। आम सभा का मतलब जो भी पब्लिक है उसके बारे में। तो सबसे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ इट इज कॉल्ड एज द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जनरल असेंबली को अगर दूसरे किसी नाम में जाना जाता है उसका नाम है टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास है। अगर जनरल असेंबली की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। और इसको और क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलेंगे। ठीक है ना? तो हमारे पास ये दोनों नाम याद रखने कि जनरल असेंबली को और किस नाम से जाना जाता है? टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है और पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल असेंबली मीट्स एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। तो जो जनरल असेंबली है वो साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। और वो मीटिंग कब होती है उसके बारे में भी देखते हैं। एंड द सेशन कमेंस ऑन द थर्ड ट्यूसडे ऑफ सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर का जो मंथ होता है उसमें जनरल असेंबली की हर साल मीटिंग रखी जाती है। और वीकली अगर देखा जाए तो कौन से वीक में कौन से डे में रखी जाती है तो वो है ट्यूसडे ऑफ सेप्टेम्बर, थर्ड ट्यूसडे। तो जो तीसरा मंगलवार पड़ेगा हर सितंबर का, हर साल में एक बार सितंबर में जो तीसरा मंगलवार पड़ेगा उसी में जनरल असेंबली की मीटिंग को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट। द असेंबली कैन ऑल्सो मीट फॉर स्पेशल इमरजेंसी सेशन। तो जो असेंबली है वो स्पेशल इमरजेंसी का जो सेशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे आपातकालीन या कुछ भी लगाना है या किसी कंट्री का कोई भी इश्यू हो रहा है और उस इश्यू में उसको मतलब कि मदद करना चाहते हैं या कोई चीज सीज करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? तब हमारे पास जनरल जो असेंबली की मीटिंग है वो कभी भी लग सकती है। मतलब कि साल में एक बार तो लगती है, लेकिन जब इमरजेंसी सेशन की बात करते हैं तो वो कभी भी किसी भी मंथ में लगाई जा सकती है। अगला देखते हैं जो हमारे पास अगला पॉइंट, ऑल 193 मेंबर। तो देखिए यूएन में तो आपको पता ही है कि 193 मेंबर है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड द जनरल असेंबली। तो ये पूरे के पूरे जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट होते हैं। इलेक्टेड, अगला पॉइंट, इलेक्टेड जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर। हर साल जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज किया जाता है और वहां पे इलेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली टू थर्ड मेजोरिटी। तो देखिए ये हमारे पास दो टाइप की मेजोरिटी होती है, एक होती है टू थर्ड मेजोरिटी, एक होती है सिंपल मेजोरिटी। तो टू थर्ड मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास 193 मेंबर्स हैं, तो अगर इनमें से कोई भी इश्यू होता है, जैसे कि हमारे पास पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड बजट रिलेटेड मैटर, मतलब क्या है? शांति और सुरक्षा के लिए, एडमिशन मतलब किसी नए मेंबर को जोड़ना है अगर, एंड द बजट रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर हम लोग को जनरल असेंबली में मेजोरिटी लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे? 193 में उसका टू थर्ड जो भी मेजोरिटी होगी, उसका जो भी डिसीजन होगा, जो भी वोटिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही इनमें हम लोग कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। और जो सिंपल मेजोरिटी वो अदर डिसीजन के लिए, नॉर्मल डिसीजन के लिए होता है। तो अगला हम लोग जो पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास कि सीटिंग अरेंजमेंट इन द जनरल असेंबली हॉल चेंजेस ईच ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जनरल असेंबली में क्या होता है कि सीटिंग जो अरेंजमेंट है हर साल जो हमारे पास चेंज होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि पहले सीट में बैठे, दूसरी सीट में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरीके से होता है। तो जैसे कई स्कूलों में क्या रहता है कि वहाँ पे सीट फिक्स होती है कि आज पहले दिन जो है कि ये लड़का जो ये है ये पहली सीट पे बैठेगा, उसके बाद इसका नंबर जो है कल ये आएगा तो इसको सेकंड नंबर पे बैठाला जाएगा, फिर परसों आएगा तो इसको थर्ड नंबर, मतलब इस तरीके से एक एक सीट आप लोग को पीछे जाना है। फिर एक ना एक दिन ऐसा नंबर आएगा कि आपको आगे आना है, फिर एक एक करके। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है कि जब भी जनरल असेंबली की मीटिंग करी जाती है वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट हर साल चेंज होता है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी बन सकता है कि 2019 और 20 में 74 सेशन हुआ था किसका? जनरल असेंबली का। तो सबसे पहले सीट पे कौन बैठी थी कंट्री, उसका नाम, तो उसका नाम था हमारे पास घाना। घाना ऑक्युपाइड द फर्स्ट सीट इन द हॉल। 2019-20 में 74 सेशन में घाना जो था वो फर्स्ट सीट पे बैठा था हॉल की। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये बोला जाए कि हमारे पास फर्स्ट जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, सबसे पहली जनरल असेंबली की, तो वो हुई थी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल, लंदन। तो ये हमारे पास इसका नाम याद रखना है कि फर्स्ट जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी। तो इसके बाद हम लोग सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन पे बढ़ते हैं।
तो प्रिंसिपल ऑफ सेकंड है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कि सुरक्षा परिषद। तो सिक्योरिटी का मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास, ये सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग के रक्षा करने के लिए पुलिस वगैरह या जो भी हमारे पास, जिस पे भी जो भी अगर मान लेते हैं कुछ भी हम लोग को इश्यू होता है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास। तो जनरल असेंबली का कोई भी अगर जनरल असेंबली हो गया या यूएन का कोई भी मैटर होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि हमने क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट, द सिक्योरिटी काउंसिल बियर्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी की है, फॉर द मेंटेन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। इट इज डिजाइन टू बी द यूएन्स ओनली एक्शन एजेंसी, तो ये हमारे पास डिजाइन करी गई है यूएन की, जो हमारे पास जो भी इश्यूज हैं उसको, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 11 मेंबर बट द एक्सपेंडेड टू 15 इन 1965। तो हमारे पास जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उस समय उसमें कितने मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स थे, लेकिन 1965 में ये बढ़ के कितने हो गए, 15 मेंबर हो गए। देखिए इसमें अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो आप लोग आंसर कितना लगाएंगे, 15 मेंबर। और बोला जाएगा 1965 से पहले हमारे पास कितने मेंबर्स थे, तो आप लोग आंसर लगाएंगे 11 मेंबर। तो ये जो हमारे पास 15 मेंबर है इसमें से 5 जो सिक्योरिटी के जो मेंबर है वो परमानेंट मेंबर है, और जो हमारे पास 10 मेंबर है वो नॉन परमानेंट। जैसे कि अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर, नेम, कौन कौन से जो 5 परमानेंट मेंबर है ये कभी भी चेंज नहीं होते, और जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से ये भी पूछा जाता है। तो हमारे पास है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए, ये हमारे पास जो 5 परमानेंट मेंबर है ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगला जो है, एंड द 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है इनको हमेशा चेंज करा जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास पॉइंट है जो परमानेंट मेंबर हैव द पावर टू वीटो एनी मूव। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ये परमानेंट मेंबर है, मतलब कि ये 5 जो परमानेंट मेंबर है इनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब कि अगर कोई भी, अगर काउंसिल में कुछ भी चेंजमेंट करना हो या कुछ भी मान लेते हैं कि कोई भी नियम और कानून इनको निकालना है, तो ये हमारे पास, मतलब कि ये 10 मेंबर्स हैं उनसे ये लोग परामर्श नहीं लेंगे, ये 5 मेंबर इनके पास वीटो पावर है, कुछ भी ये लोग वीटो पावर का यूज करके ये लोग वीटो पावर से मतलब कोई भी चीज नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या किसी भी कंट्री या कंट्री को या कुछ भी हमारे पास इशू वगैरह है उसको सॉल्व करने के लिए वीटो पावर का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, कोई भी हमारे पास डेली जो हमारे पास सीरियल्स वगैरह आते हैं या कुछ भी आते हैं तो उसमें देखा होगा वीटो पावर, मतलब जो हमारे पास होता है कि जजेस जो होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब यही हो जाता है कि वो किसी को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री दे सकते हैं, इसी तरीके से। अगला देखते हैं, अगला जो है, अ मेंबर स्टेट ऑफ यूएन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट इन डिस्कशन विदाउट अ वोट। देखिए अगर हमारे पास ये जो पॉइंट लिखा हुआ अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन, तो अगर देखा जाए स्टेट का मतलब यूएन का कोई भी अगर मेंबर है ना, और विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में मान लेते हैं कितने लोग हैं, 15 लोग हैं जो मेंबर हैं। 15 मेंबर के अलावा अगर किसी भी कंट्री का कोई भी इशू या कोई भी मैटर की बात चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अपनी बात रख सकता है, और उसके बारे में मतलब वो काउंसिल को, सिक्योरिटी काउंसिल को पार्टिसिपेट, और उसमें जो डिस्कशन वगैरह हो रहा है उसमें अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कह सकता है, कहने के लिए कोई मनाही, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट सिर्फ ये 15 मेंबर ही देंगे, और इसके अलावा जो भी 16वां मेंबर या किसी भी कंट्री की बात हो रही है तो वो हमारे पास वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो अपनी बात रख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इकोसोक एंड सोशल काउंसिल, मतलब कि इसको इकोसोक बोलते हैं। इसका है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो ये हमारे पास इस कंडीशंस को देखने के लिए, इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, तो हमारे पास समाज में क्या क्या किस टाइप की प्रोग्रेस हो रही, एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बेटर मतलब कि अपनी जो जीवन की जो दिनचर्या है उसको अच्छा बनाने के लिए, या ये हमारी काम करती है कौन, इकोसोक। तो इकोसोक कॉम्प्राइजेस 54 मेंबर फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म। तो 3 ईयर की जो टर्म है हमारे पास में 54 मेंबर रहती है, ओवरलैप होते रहते हैं। ओवरलैप का मतलब हर 3 साल में इसमें से चेंजमेंट होता रहता है। तो 54 मेंबर है। अगर पूछा जाए कि इकोसोक में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, तो आप लोग आंसर कितना लगाएंगे, 54 मेंबर। तो अगला जो पॉइंट है वो है वर्क इन 3 डायमेंशन। तो देखिए ये 3 डायमेंशन पर काम करता है, वो डायमेंशन कौन कौन से हैं।
इकोनॉमिक इशू हो उस पर काम करेगा, सोशल इशू है उस पर काम करेगा, और इन्वायरमेंटल इशू कोई भी है तो उस पर काम करेगा। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं जिस पे ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं यूएन से रिलेटेड, इनके ज़्यादातर के जो हमारे पास हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे पास न्यूयॉर्क में ही है। अगला जो पॉइंट है, द फंक्शन ऑफ इकोशोक आर परफॉर्म्ड बाय 9 फंक्शनल कमीशन। तो जो हमारे पास इकोशोक है उसके अंदर कौन कौन लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, और कितनी का मतलब जो हमारे पास है वो क्या क्या चीज़ें। 9 फंक्शनल कमीशन है उसके पास, 5 रीजनल कमीशन है, एंड द नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी भी है। तो हमारे पास इतने जो चीज़ें हैं, इतने मतलब जो जो चीज़ें हैं वो किसके पास है, इकोशोक के पास है। हम लोग देखते हैं नंबर 4, हमारे पास नंबर 4 जो लिखा है वो लिखा ट्रस्टीशिप काउंसिल, मतलब कि न्याय परिषद। न्याय का मतलब जैसे हमारे पास जो भी ये कोड वगैरह बनाए गए उसी टाइप के इस इशू से रिलेटेड है ये। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एम्स एट द हेल्पिंग कंट्री अंडर फॉरेन रूल टू अटेन इंडिपेंडेंट। तो देखिए इसका जो काम है वो हमारे पास मतलब कि फ्रीडम दिलाना, मतलब जो कंट्री के पास फ्रीडम नहीं है और वो इंडिपेंडेंस नहीं हो पाई है, तो इंडिपेंडेंट करने के लिए ये सारी की सारी फॉरेन रूल्स को अटेंड करती है और हेल्प करती है कंट्री को। ट्रस्टीशिप काउंसिल जैसे ट्रस्ट वगैरह होती है, सेम उसी प्रोसेस पे काम करती है। मान लेते हैं किसी कंट्री में कोई इश्यू हो गया, या हो सकता है कोई भी ऐसा मतलब कि आपातकालीन लग गई है, इमरजेंसी लग गई है, तो वहाँ पे हमारे पास जो भी हेल्प हो सकती है वो ये हमारे पास यूएन के थ्रू ट्रस्टीशिप काउंसिल करती है। तो आगे देखते हैं, देयर वर 11 सच कंट्रीज दैट हैड कम अंडर दिस सिस्टम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पे 11 ऐसी कंट्रीज थी जो इस सिस्टम में आई थी, जिसकी हेल्प इन लोगों ने की थी। अगला देखते हैं, एम ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम गॉट फुलफिल बाय 1994। तो इनका जो एम था ट्रस्टीशिप का वो 1994 में हमें पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ये 1994 ऑल द ट्रस्ट टेरिटरीज अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट। तो देखिए पूरी तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गया था। 1994 में इनका जो एम था पूरा कंप्लीट हो गया था कि जो जो कंट्री में जो भी इशू थे या फ्रीडम दिला रहे थे उन्होंने दिला दी थी। लास्ट में देखा जाए कि बोला जाता है कि जो 1994 में इनकी तो काउंसिल जो भी थी ट्रस्टीशिप की वो खत्म हो गई थी, तो सबसे लास्ट की कंट्री कौन सी थी जिसको इन्होंने फ्रीडम दिलाई थी। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे पलाऊ। पलाऊ वाज द लास्ट कंट्री टू गेट फ्रीडम इन 1994। 1994 में पलाऊ एक ऐसी लास्ट कंट्री थी जिनको इन्होंने ट्रस्टीशिप दिला दी थी और यहाँ पे फ्रीडम दिला दिया था। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ट्रस्टीशिप का एक पॉइंट ये भी है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। तो ये कभी कभी पूछ लिया था मंथ वाइज, अगर पूछ लेगा कि जो हमारे पास ट्रस्टीशिप थी उसकी जो काउंसिल थी उन्होंने अपना ऑपरेशन कब अपना खत्म कर दिया या बंद कर दिया, उनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। तो वो हुआ था 1 नवंबर 1994 को। उन्होंने अपना जो काउंसिल थी उसको सस्पेंड मतलब बंद कर दिया अपने ऑपरेशन को, क्योंकि वो अपना टारगेट को कंप्लीट कर चुके थे। अगला जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है 5 नंबर, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब आईसीजे। तो मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं किसी का कोई इशू है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है और वहां पे अपनी बात रख सकता है। तो वहां पे इसको इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या पूछा जाता है। इसके बारे में 2-3 जो क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि इसके अंदर जजेस कितने हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करी जाती है। तो उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा था, हेड क्वार्टर्स ऑफ द आईसीजे आर लोकेटेड इन द हेग। द हेग पड़ता कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा डी फैक्टो कैपिटल ऑफ द, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये हमारे पास कैपिटल है इसकी, लेकिन यहाँ डी फैक्टो का मतलब होता है कि हाँ हो सकती है, आगे चल के इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द हेग हमारे पास का हेडक्वार्टर है और ये डी फैक्टो कैपिटल ऑफ नीदरलैंड है। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, इट कॉम्प्राइजेस 15 जजेस। तो 15 जजेस जो हैं इसमें बैठते हैं, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म्स ऑफ 9 ईयर। 9 साल के लिए, 9 साल के लिए 15 जजेस को इस काउंसिल में बैठा लिया जाता है, जिसे बोला जाता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, द आईसीजे इटसेल्फ इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। आईसीजे जो है वो अपना खुद का एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करती है। कौन, आईसीजे। आगे देखते हैं आईसीजे के बारे में। तो आईसीजे क्या लिखा, ऑल डिसीजन आर मेड बाय द मेजोरिटी वोट ऑफ द जजेस प्रेजेंट विद 9 जजेस। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं 15 जजेस हैं, उसमें से अगर 9 जज भी प्रेजेंट हैं तो वहां पे अगर देखा जाएगा
कि जो भी वोटिंग वगैरह या जो भी उनको मतलब कि डिसीजन लेना है, तो अगर 9 जज प्रेजेंट हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं उसमें से। मतलब कि अगर 6 जज नहीं आए हैं या कोई इशू हो गया है तो 9 जज भी अगर हैं तो वो अपना इशू अपने अपने मतलब जो अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। अगला पॉइंट है द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे में कास्ट द सेकंड डिसाइडिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी डिसीजन हुआ और इनकी जो कमेटी है उसमें से इन लोगों ने क्या किया कि सबने अपने अपने वोट्स दिए, और वोट देने के बाद अगर वोट टाई हो जाता है तो हम इनका जो आईसीजे का प्रेसिडेंट है वो सेकंड डिसाइडिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। तो जब केस टाई हो जाता है तब ये हमारे पास सेकंड डिसीजन ले सकते हैं कि दोबारा वोट कराए जाएं। तो आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इंग्लिश एंड फ्रेंच आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है आईसीजे में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेज यहाँ पे आईसीजे में यूज करी जाती है। तो हमारा जो अगला प्रिंसिपल ऑर्गन है लास्ट वन वो है द अगला जो है तो द सेक्रेटरीट, तो इसको बोला जाता है सचिवालय। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नंबर जो पहला नंबर है वो है द एन इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन ड्यूटी स्टेशन अराउंड द वर्क कैरीज आउट द डाइवर्स डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब एक के बाद एक दिन यहाँ पे काम होता रहता है और यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ जो है वो काम करते हैं। अगला क्या है इट सर्विसेज द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो इसमें जो भी हमारे पास यूएन की जो भी अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं तो उसमें यहाँ पे सर्विस की जाती है, मतलब जो भी हमारे पास जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं। अगला देखा जाए अपॉइंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द जनरल असेंबली फॉर अ 5 ईयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी जनरल है वो कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली में अपॉइंट होता है 5 ईयर के लिए, तो वो यहीं पे ही वो अपॉइंट किया जाता है। अगला जो है सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड द हेड ऑफ द सेक्रेटरी। तो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है और हेड ऑफ सेक्रेटरीट भी होता है। देखिए तो ये तो हमारे पास थे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। इसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में, मतलब जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करेगा। तो हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये 90 नंबर के हैं और ये कब हमारे पास अपॉइंट हुए थे, वो हुए थे 1 जनवरी 2017 को हमारे पास अपॉइंट हुए थे। इनका क्या नाम है एंटोनियो गुटेरेस, फिर से एंटोनियो गुटेरेस। वो हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हैं कौन और ये कहाँ से क्या मतलब आए कहाँ से और ये हैं कौन, तो इन्हीं को ही क्यों बनाया गया। तो देखिए ये जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कब 1995 से 2002 के बीच में एंटोनियो गुटेरेस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रह चुके हैं ये कब 2005 से 2015 तक। उसके बाद 2017 में इनको करंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो ये तो था हमारे पास इनके बारे में एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। अगर कभी कभी पूछा था फर्स्ट जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, वो थे ट्राइगेव लाई, जो हमारे पास कहाँ के थे नॉर्वे के थे और ये इनका कार्यकाल कितना था 1946 से 52 के बीच में। ये तो हो गया फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी पूछेगा अगर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली की कौन थे, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो वो हमारे पास थे विजय लक्ष्मी पंडित। इनका कार्यकाल कितना था 1953 से 1954। तो ये था आज हम लोग का यूएन और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग की यूएन की जो एजेंसीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर